बर्फीले पहाड़ी इलाके में गरीब माँ के घर आई अमीर बेटियां। सुनिए जी, यहाँ तो काफी ज्यादा ठंड है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसी ठंड में हम लोग यहाँ और कितने दिन रह पाएंगे? क्या करे सरस्वती, अगर वो सब हमने न किया होता तो आज हमें इस बर्फीली पहाड़ी इलाके में नहीं रहना पड़ता और न ही इस तरह ठंड में ठिठुरना पड़ता। लेकिन हमने जो कुछ भी किया उन सब से आज वो दोनों काफी खुश हैं। हमारा क्या है, आज है कल नहीं। बूढ़े पति पत्नी सरस्वती और सुनील ठंड से कंपकपाते हुए हाथों में सब्जी का थैला लिए पहाड़ी इलाके में पैदल चलते चलते एक पुरानी सी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां उनका बेटा रोहन हाथों में लकड़ियों की गठरी लिए घर के बाहर खड़ा होता है। अरे रोहन बेटा, तू तो सुबह का गया हुआ था लकड़ियां लेने और अब घर आ रहा है। क्या करूं माँ, जितनी भी जगह पेड़ों से लकड़ियां काटने गया तो बर्फ की वजह से सारी लकड़ियां गीली थी। बड़ी मुश्किल से इन सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया है। पहले हम कितने आराम से सर्दियों का मौसम एंजॉय करते थे, लेकिन अब देखो पल भर में सब कुछ कितना बदल गया। चलो अब सब अंदर चलो, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चूल्हे पर चाय बनाती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस गरीब परिवार के साथ जो इन्हें इस तरह इन बर्फीली पहाड़ियों में ठंड से ठिठुरते हुए इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ रहा था? और क्या इन सब के पीछे इन लोगों का ही हाथ था या कोई और वजह थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे यार, सब चीज का बजट बना रखा था लेकिन सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। क्या हुआ रोहन बेटा, तू कुछ परेशान लग रहा है? सब ठीक तो है ना? जितना हमने शादी का बजट बनाया था उससे ज्यादा ही शादी में खर्चा होने वाला है। हम लोगों ने प्रेरणा और मिला का रिश्ता सच में काफी अमीर घर में तय कर दिया है। खाने का ही 2 लाख तक का खर्चा बैठ रहा है। अरे पगली, अगर तेरी दोनों बहनें अपने अमीर ससुराल में खुश रहेंगी तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या? हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी दोनों बेटियों का रिश्ता एक ही परिवार में हो गया। उनकी हैसियत के हिसाब से हमें भी तो थोड़ा बहुत करना होगा। रोहन, मेरी अलमारी से हमारे खेत और घर के पेपर लिया। अब इन्हें गिरवी रख के शादी का खर्चा निकलेगा, पर इसके बारे में कोई भी प्रेरणा और उर्मिला को कुछ नहीं बताएगा। ठीक है पिताजी। अपनी दोनों बेटियों की अमीर घर में धूमधाम से शादी करने के लिए सुनील और सरस्वती अपने घर और अपना खेत गिरवी रख देते हैं और दोनों बेटियों की बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। रोहन अपना घर और खेत छुड़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी ये मेहनत रंग नहीं लाती और उसके खेत और घर सब कुछ छिन जाता है, जिसके चलते अब ये लोग इस महंगे शहर को छोड़कर पहाड़ी इलाके में अपना सिर छुपाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ भी इन्हें कम परेशानियां नहीं होती। मैं तो इस सर्दी से परेशान हो चुका हूँ। हीटर तो क्या, हम लोग एक नई रजाई भी नहीं ले पा रहे हैं। क्या हालत हो गई आप दोनों की। खुद पर बहुत गुस्सा आता है। बेटा होकर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसे ही समय गुजर जाता है। ये क्या, कल तक तो आलू 50 रुपए किलो थे और आज सब्जी मंडी वालों ने 80 रुपए कर दिए। आप लोगों ने तो सच में बहुत लूट मचा रखी है। क्या करे बहन, जब हमें इतने महंगे पड़ते हैं तो हम लोग आपको सस्ता कैसे दें? हद होती है यार। थोड़ी देर पहले तो घर के बाहर से इतनी सारी बर्फ साफ की थी, फिर से यहाँ पर बर्फ जमा हो गई। एक तो ये कपकपाती बंद नहीं होती, ऊपर से रोज रोज बर्फ साफ करते रहो। मैं तो परेशान हो चुका हूँ यहाँ। गरीब परिवार इस बर्फीली ठंडी पहाड़ी इलाके में बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चला रहा था। वहीं उनकी दोनों अमीर बेटियां अपने ससुराल में बड़े ऐशो आराम से रहती हैं। समय गुजरता है और अब दोनों ही बहनें अपने मायके आने का प्लान बनाती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है अब उनके घर वाले उनके शहर में नहीं बल्कि एक बर्फीली पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, तो उन्हें काफी हैरानी होती है। और अब दोनों अमीर बेटियां भी अपनी गरीब माँ से मिलने के लिए पहाड़ी इलाके में जाती हैं। यहाँ तो काफी ज्यादा ठंड है। बाप रे बाप, इन लोगों को क्या कोई और घर लेने को नहीं मिला? मेरा तो मन कर रहा है यहाँ से वापस चली जाऊं। अभी हम लोग बाहर है ना, इसलिए तुम्हें ठंड लग रही है। घर जाकर आराम से बैठ जाना, इतनी ठंड नहीं लगेगी। थोड़ी देर में दोनों बहनें अपने मायके का पता कर एक झोपड़ी के बाहर पहुंचती हैं, जहां उनके माता पिता और भाई उनका इंतजार कर रही थी। दोनों बहनें जैसे ही अपने मायके वालों की झोपड़ी में रहता देखती हैं तो काफी हैरान होती हैं और वो सब घर के अंदर जाते हैं। माँ, बाबा, आप लोग इस तरह इस झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? हमारे पास तो अच्छा खासा घर खेत सब था ना।
हाँ बेटा, लेकिन तेरे भाई ने नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर और खेत को गिरवी रख दिया था, लेकिन उसका काम नहीं चल सका और सब कुछ बर्बाद हो गया और हम लोग यहाँ आ गए। मैं तो पहले ही कहती थी कि एक नंबर का निकम्मा है ये, खुद तो डूबा, हमारा भी सब कुछ डूब गया। प्रेरणा का ऐसा बर्ताव घर में सभी को काफी अजीब लगता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद अब सरस्वती चूल्हे पर अपनी दोनों अमीर बेटियों के लिए खाना बनाती है। ये तुमने क्या बनाया है? हमें ये दाल चावल नहीं खाने। इतनी बर्फीली पहाड़ी इलाके में आकर कोई दाल चावल कैसे खा सकता है? मुझे पालक पनीर और नान खानी है। जाइए मेरे लिए लेकर आइए। बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए मंगवाती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो माँ? की हालातों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, फिर भी उन्हें बाहर भेज रही हो ऐसे ठंड में खाना लाने के लिए। अमीर घमंडी बहन प्रेरणा उर्मिला की बातों को नजरअंदाज कर बाहर से खाना मंगवा कर खाती है। मैं आपकी खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, ससुराल से तो बेटियां मायके आराम करने के लिए आती हैं, तू जाकर आराम कर। जब तक यहाँ मैं हूँ आपकी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। आप बैठिए, मैं खाना बना दूंगी। उर्मिला अपनी माँ के साथ मिलकर चूल्हे पर खाना बनवा रही होती है कि तभी गुस्से से तिलमिलाते हुए प्रेरणा आती है। ये कैसा घर है जहाँ पर ठंड में नहाने के लिए गीजर भी नहीं है? अब मैं क्या ठंडे पानी से नहाऊं? बेटा तू तो हमारे हालात जानती है ना, तू फिक्र मत कर, मैं चूल्हे पर तेरे लिए पानी गर्म कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब तो मैं बाहर किसी सोना में जाकर ही नहा लूंगी। सारा मूड खराब करके रख दिया। प्रेरणा का ऐसा बर्ताव देखकर उर्मिला उसे काफी समझाती है, लेकिन प्रेरणा उर्मिला की एक बात नहीं सुनती और हर बात पर अपनी गरीब माँ और बाकी घर वालों की बेइज्जती करती है। बस अब बहुत हुआ, मैं और नहीं रह सकती। एक तो आप इस झोपड़पट्टी में बर्फीले इलाके में रह रहे हैं, ऊपर से यहाँ ना ओढ़ने के लिए गर्म रजाई है ना हीटर है। मुझे हीटर और नई रजाई ला कर दो, वरना मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। प्रेरणा, तुम माँ बाबा के हालातों को जानती हो ना, फिर भी ऐसी जिद कर रही हो? नहीं प्रेरणा बेटा, ऐसे घर छोड़कर मत जा, वरना समधन समधी जी क्या सोचेंगे। मैं कहीं से हीटर और रजाई का जुगाड़ करता हूँ। घर में रखे थोड़े बहुत पैसे और कुछ लोगों से उधारी लेकर सुनील प्रेरणा के लिए रजाई और हीटर ले आता है, जिसे देख उर्मिला को काफी बुरा लगता है और अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आखिरकार कब तक मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में झोपड़ी में रहना पड़ेगा? क्या आप लोगों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि ढंग का किराए का मकान ले लो? मैं अब यहाँ और इस ठंड में नहीं रह सकती। प्रेरणा एक बार फिर अपने घर वालों की बेइज्जती करती है, लेकिन अब ये सब सरस्वती से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बस कर, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तेरी बदतमीजी, लेकिन अब और नहीं। तू जानती है ये सब किसकी वजह से हुआ है? तो सुन, ये सब तेरे भाई की वजह से नहीं, बल्कि तुम दोनों बहनों की अमीर घर में शादी करने की वजह से हुआ है। तुम खुश रहो, तुम्हारी शादी में किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए हमने अपना घर सब कुछ गिरवी रखा और जब पैसे नहीं चुका पाए तो सब बेचकर यहाँ आ गए। माँ बाप और भाई की हालत देख उनकी तकलीफ को समझने की बजाय तू हमें और तकलीफ दे रही है। इससे अच्छा बेटा तू चली जा यहाँ से और कभी वापस मत आना। अपनी वजह से अपने घर वालों की ऐसी हालत देख प्रेरणा और उर्मिला को काफी बुरा लगता है। हमारी माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया और उनके साथ मैंने ऐसा बर्ताव किया। कितनी बुरी बेटी हूँ मैं तुमसे हमेशा चुप रहने को कहती थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अभी भी देरी नहीं हुई है, हमें सबसे माफी मांग लेनी चाहिए। उर्मिला की गलती न होकर भी वो अपनी बहन के साथ सभी घर वालों से माफी मांगते हैं, जिसके बाद अब अपने घर की हालातों को ठीक करने के लिए दोनों अमीर बेटियां अपने भाई की एक अच्छी जगह नौकरी लगवा देती हैं, बर्फीली पहाड़ी इलाके में रहने के लायक उनके लिए घर बनवाती हैं और साथ ही साथ हीटर, कंबल, रजाई, हर सहूलियत की चीज का इंतजाम कर देती हैं। वहीं अपनी नौकरी के चलते अब रोहन अपने घर के हालातों को भी ठीक करने लगता है। माँ बाबा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा, अपनी गलती सुधारने के लिए। और क्या करें बताइए? तुमने जितना किया उतना काफी है बेटा, और गलती तो इंसानों से ही होती है। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब सब कुछ ठीक है। गर्मी में गंवार बहू ने ली चैन की नींद। ई कमा जी, ई शहर माँ तो बहुत गर्मी लागत है। अरे बहू, शहर में घर में एसी लगा है। अब एसी कमरे को तो ठंडा कर देता है, लेकिन एसी के भपके से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमका बहुत गर्मी लग रही है, हम इका क्या करें? अरे बहू, तेरे कमरे में एसी लगा तो है, फिर किस बात की चिंता है तुझे? आराम से बेधड़क होकर अपने कमरे में सो जा, चैन की नींद लेकर। अरे माँ जी, हमका नींद नहीं आवत है। अरे बहू, आ जाएगी। एसी में तो अच्छे अच्छों को चैन की नींद आती है।
झुमरी ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जैसा उसकी सास ने कहा था वैसा उसके लिए बिल्कुल भी नहीं था। वो एसी में लेटने के बाद भी बहुत परेशान हो जाती है। ये शहर के लोग यहाँ शहर माँ कैसे रह लेते हैं? हमका तो एक दिन गुजारना भारी ही पड़ गया है। अब क्या करें? हमका नींद नहीं आवत है। झुमरी यहाँ से वहां बिस्तर पर करवट लेती रहती है। उसे गर्मी बहुत लगती है, जिसके चलते वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है और पूरे घर में यहाँ से वहां घूमने लगती है। हे प्रभु, गर्मी से हालत बुरी हुई गई। आज तो इस ससुराल वाले तो पूरे खर्राटे मार के सो रहे हैं और यहाँ हमका चैन ही नहीं पड़ रहा। क्या किया जाए? झुमरी ऐसा सोचते हुए रसोई घर में पहुंच जाती है, जहां वो अपने लिए पानी ढूंढने लगती है। ई का यहाँ तो पानी भी नहीं है, का पिए अब हम? तभी उसे बर्तन वॉशर में एक नल दिखाई देता है। चलो एक नल तो मिला कम से कम। झुमरी हाथों से ओखली बनाकर जैसे ही उसमें से पानी पीने लगती है, वो पानी उसे स्वाद में बहुत खारा लगता है। अरे बाप रे बाप, ये तो पानी वाह बहुत खारा है। ये अमीर लोग ये पानी को कैसे पीते होंगे? झुमरी का खारा पानी पीकर मुंह बन जाता है। तभी उसकी नजर वहां रख के फ्रिज पर पड़ती है। अरे ये का चीज है? ये तो बहुत बड़ा है। का ये खुलत है? झुमरी उसे देखकर हिलाने लगती है। जैसे तैसे करके झुमरी उसे खोल लेती है और जैसे ही वो खोलता है उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं निकलने लगती है, जो झुमरी को बड़ी ही ठंडी ठंडी लगती हैं। आहा, ये हुई ना बात। हमार ससुराल वाले बहुते बुड़बक हैं। जा में हवा आवत है ठंडी ठंडी, उका हिया रखी है। हो देखो तो सही, माँ पानी भी भर के रखी है और खाना भी बहुत है बढ़िया। ये देखकर झुमरी के दिमाग में कुछ चलने लगता है। झुमरी घर में यहाँ वहां घूमकर बिस्तर ले आती है और साथ में एक टेबल फैन की वह टेबल फैन को फ्रिज का दरवाजा खोलकर एक टेबल पर रख देती है और फ्रिज के अंदर से बर्फ निकाल के उसे बिस्तर पर डाल लेती है। जिसके बाद वह टेबल फैन द्वारा आ रही फ्रिज की ठंडी ठंडी हवाओं और साथ में बर्फ का मजा लेते हुए ठंडक में सोती है। इससे उसे चैन की नींद आती है और वह सुबह तक खर्राटे मारकर सो जाती है। सुबह सभी के उठने से पहले ही झुमरी उठ जाती है। ये हुई ना गजब बात। अब आई हमको चैन की नींद। चलो अब थोड़ा काम धाम देखा जाए। झुमरी ऐसा सोचने के बाद बर्फ से हुए गीले बिस्तरों को छत पर सुखा देती है और रसोई में ईंटों से चूल्हा बनाकर सभी के लिए खाना बनाने लगती है। जब सुबह रसोई के अंदर से धुआं निकलते हुए बबीता देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे आग आग, कोई आग को बुझाओ, रसोई में आग लग गई है। तुषार बेटा कहाँ है तू? बबीता के इतना कहते ही उसका बेटा और घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और रसोई से धुआं निकलते हुए देख घबरा जाते हैं। तुषार तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फोन करके घर पर बुलाता है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, इधर रसोई में आग लग गई है, जल्दी से आग को बुझा दीजिए। तुषार के कहने पर फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के लिए जैसे ही रसोई की तरफ जा रहे होते, रसोई के अंदर से झुमरी खाना लेकर बाहर आती है। अरे ये क्या आप सभी उठ गए? लागत है घर पर कोनो मेहमान आया हुआ है। झुमरी को देखकर घर के सभी सदस्य हैरान थे। फायर ब्रिगेड वाले जैसे ही रसोई के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि झुमरी ने रसोई के अंदर एक चूल्हा बनाया हुआ था, जिस पर वह खाना बना रही थी और उसी के चलते रसोई से धुआं निकल रहा था। ये क्या मजाक है? तुम्हारी रसोई में तुम्हारे घर की बहू खाना बना रही थी और तुमने ही हमें बेमतलब ही परेशान कर दिया। क्या? कहाँ खाना बना रही थी? जैसे ही घर के सभी सदस्य रसोई में जाकर चूल्हा देखते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होती है, जिसके बाद सभी बबीता को दोष देने लगते हैं। अरे आप ही इसे घर के अंदर लेकर आई हो, अब आप ही इसे संभालो, गवार कहीं की। इतनी गवार बहू लेकर आने की क्या जरूरत थी? इसे तो ये भी नहीं पता कि रसोई में काम कैसे किया जाता है। ये क्या माँ, अब क्या हमें इस घर के अंदर ये दिन भी देखने पड़ेंगे? मैं तो कहती हूँ इसे जहां से लेकर आए हो वहीं पर छोड़ाओ, ये घर में रहने के लायक नहीं है। सब इतना इतना कहकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। इसके बाद बबीता झुमरी को समझाने लगती है। झुमरी बहू, तुम्हें इस तरह काम नहीं करना चाहिए। रसोई के अंदर गैस चूल्हा था, फिर भी तुमने मिट्टी का चूल्हा क्यों बनाया? अब हम आपको क्या बताएं माँ जी, हमका ये गैस चूल्हा चलाना ही नहीं आवत है। हमार गांव में सभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनावत है। ये सब छोड़ो माँ जी, जानत हो कल तो हम चैन की नींद सोए, बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई हमका। चलो बहू, बाकी सब तो देखा जाए, कम से कम तुम्हें इस घर में चैन की नींद तो आई, वरना तो यहाँ सभी की चैन की नींद खराब हो रखी है। अरे ना ही माँ जी, ऐसी कौनो बात ना है, हमने अपनी चैन की नींद खुद है ढूंढ ली माँ जी। झुमरी ये कहते हुए बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर बबीता उसकी गलतियों को भूल जाती है। लेकिन ऐसा क्या था जिसके चलते शहर के इतने रईस घर में गवार बहू रह रही थी? सभी शानो शौहरत होने के बाद भी झुमरी को फ्रिज चलाकर उसके सामने सोना पड़ता है। ये सब जानने के लिए थोड़ा कहानी में पीछे चलते हैं।
आज मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैं बहुत समय बाद अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ठीक है मैडम, सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएंगी। बबीता को कुछ देर पहले ही गांव से उसकी सहेली का फोन आया था। बबीता अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके अपनी कार से गांव में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बचपन की सहेली निर्मला अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। बबीता, मेरी इस बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। तुझे याद है बचपन में तूने मुझसे एक वादा किया था, जब तुझे लड़का होगा तो तू मेरी बेटी की शादी अपने लड़के से करवाएगी और मेरी बेटी की शादी मैं तेरे लड़के से करवाऊंगी और हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। हाँ निर्मला, मुझे याद है। तभी निर्मला अपनी बेटी को आवाज लगाकर बुलाती है। झुमरी, झुमरी बेटी यहाँ पर आओ। झुमरी अपनी माँ के बुलाने पर आ जाती है। बबीता, आज से मेरी बेटी तुम्हारी हुई, इसका एक माँ की तरह ख्याल रखना। ये कहते हुए निर्मला भगवान को प्यारी हो जाती है। इसके बाद बबीता अपनी सहेली का अंतिम संस्कार करवाने के बाद झुमरी को अपने साथ अपने घर ले आती है और अपने बेटे से उसकी शादी करवा देती है। इसके बाद झुमरी को इतने बड़े रईस घर में रहने में बहुत सी परेशानियां होती हैं, जैसे कि हवा में पूरी रात उसे नींद नहीं आती। अच्छा बहू, तुम यहीं रुको, मैं फ्रिज के अंदर से कुछ ठंडा पानी पीने के लिए लाती हूँ। बबीता फ्रिज खोलती है तो उसकी सारी गैस खत्म हो चुकी थी और सारा पानी गर्म था। ये क्या, फ्रिज की सारी गैस खत्म हो गई? कोई नहीं, मैं फ्रिज रिपेयर वाले को बुला लेती हूँ। बबीता फ्रिज रिपेयर वाले को बुलाकर फ्रिज ठीक करवा देती है और उसमें गैस डलवा देती है। अब ऐसा उसके घर में रोजाना हो रहा था। रोज सुबह तक उनके फ्रिज की गैस खत्म हो जाती थी। शांता, ये सब क्या चल रहा है? रोज रोज फ्रिज की गैस खत्म कैसे होती जा रही है? मालकिन, जब से बहू रानी आई है तब से ये हो रहा है, पहले तो कभी नहीं हुआ। शांता की बात सुनकर बबीता सोच में पड़ जाती है। उस रात बबीता अपने कमरे से झुमरी के कमरे पर निगरानी रखती है। तब वह देखती है कि सभी के सोने के बाद झुमरी रसोई में जाती है, जहां वो फ्रिज खोलकर उसके सामने टेबल पर टेबल फैन रखती है और फ्रिज की सारी बर्फ बिस्तर पर बिछाकर उसके ऊपर चैन की नींद सोती है। अच्छा, तो ये है राज मेरी बहू की चैन की नींद का। अब मैं फ्रिज ठीक ही नहीं करवाऊंगी, फिर इसे एसी में सोने की आदत पड़ जाएगी। बबीता ऐसा सोचकर अपने घर का फ्रिज ठीक ही नहीं करवाती, जिसके चलते कुछ दिन तो गांव की गवार बहू की नींद चैन उड़ जाती है। इसी के चलते अब उसे धीरे धीरे एसी में सोने की आदत भी पड़ जाती है और उसे गर्मी भी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ बबीता उसके लिए रसोई के अंदर चूल्हा भट्टी का सिस्टम करवा देती है और मिट्टी के चूल्हे को वहां से हटा देती है। इसी के चलते उनके घर की गैस बच जाती है, जिससे बबीता बहुत खुश होती है। कुछ भी बोलो, मेरी गंवार बहू ही क्यों ना हो, लेकिन गंवार बहू के चलते घर में कुछ पैसों की तो अच्छी खासी बचत हो रही है। इस तरह धीरे धीरे गंवार बहू अपने अमीर रईस ससुराल में ठीक से रहना सीख लेती है, जिसके चलते अब पूरा परिवार उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।